दोस्तों इसको कहते हैं गला काट कंपटीशन। आप लोगों ने जरा सा भी लापरवाही बरती ना, सामने वाला आप लोगों की सीट आप लोगों की आंखों की नज़रों से सामने से चुरा कर ले जाएगा और आप लोगों को नेक्स्ट ईयर फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपना 110% देना है और फिर देखना रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। वो रिजल्ट हमेशा आप लोगों को एक शाइनिंग कलर में चमकता हुआ नजर आएगा, आप लोगों की लाइफ को एक सही एक मुकाम पर ले जाता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो से जरूर बताना, और मैं ये चाहता हूँ कि सोचो जरूर कि आप लोग क्या उस लेवल पर हो कि आप लोग इस पर्टिकुलर कंपटीशन में सर्वाइव कर सको। अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, इसके ऊपर एक विचार जरूर देना। दोस्तों एक शब्द होता है सेक चिल्ली, यानी कि सेक ही मारने वाले लोग। अक्सर सेक ही मारने वाले लोग जो हैं वो अपना काम नहीं करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में वो लोग जो सीरियस होते हैं वो किसी से बताते भी नहीं और अपना काम करके निकल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट सो और डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि आप लोग ज़्यादा बोलते नहीं है, बस जो करना होता है कर देते हैं, बहुत खतरनाक लेवल के आदमी है भाई साहब आप लोग फिर, ठीक है। ज़िंदगी में वो इंसान जो ज़्यादा बातें नहीं करता है, जो उसको करना होता है वो कर देता है, वो इंसान जो होता है वो हमेशा अपने टारगेट पर और अपने ऊपर फोकस रहता है। क्या आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं? एक इंसान होता है कि जो हमेशा कहते रहता है, उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा। और एक बीच के भी होते हैं, इनके एक तरीके से कभी बोलते हैं तो कर देते हैं, कभी करते भी नहीं है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप लोग को ये बताना है। कल का दिन कैसा रहा आप लगा और आज का दिन कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, क्या इसकी प्लानिंग आप लोगों के टेबल पर आ चुकी है। और कल एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मतलब कल जो है वो प्लानर बहुत सारे बच्चों के द्वारा डाउनलोड किया गया। बोला था ना मैंने कि ये प्लानर डाउनलोड कर लेना आप लोग, और ये बहुत सारे बच्चों के द्वारा भरा भी गया प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, और अपने आप को एंड में रेट भी दिया गया यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसी तरीके से आप लोग अपने दिन को सही से लेकर चल सकते हैं और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ रही है, कितना टाइम किस तरीके से कहाँ पर आप लोगों को यूटिलाइज करना है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस इसमें, जो मुझे कल पूरा फंडा देखने को मिला, ये प्लानर आप लोग कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर सेंड मत किया करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट। मतलब और कुछ नहीं, तो सबने प्लानर भर भर के बहुत सारे बच्चों ने हेल्प चैट पे सेंड कर दिया यहाँ पर। तो जो टीम थी वो परेशान हो रही थी कि सर ये क्या हो रहा है, आज क्या सेंड आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला यार किसी को। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। जैसे कल कई सारी क्लास थी पर लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच था, सारी क्लास शाम को शेड्यूल हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है तो उस पे लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो वो समझ में आती है, सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पर लेकिन यार ऐसा मत करा करो, ये फिर दूसरी प्रॉब्लम जो रहती हैं उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है फिर, ठीक है। तो शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का, ये अपने पास रखो आप लोग इसको, ताकि आप लोग अपना एनालिसिस कर सको, एक हफ्ते में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 10 दिन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, 20 दिन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अपने ऊपर फोकस देने के लिए है ये प्लानर, ठीक है। बाकी बात करते हैं, आज है 16 मई, आज का जो आईएनए इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको हम लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं, बड़ा ही बैलेंस और बड़ा ही शानदार रहने वाला है। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी, अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। ये बातें बोलता हूँ ना, बहुत फायदा होगा आप लोगों को, तब फील होगा जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठोगे, तब तक नहीं लगता है कि फायदा हो रहा है नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग लगता है अच्छा हाँ यार इस तरीके से बोली गई थी चीज़ें, तो ये चीज़ें सोचा करो थोड़ा, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करो, सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से होगी। आज इंपॉर्टेंट डे है 16 मई, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बोलते हैं। ज़िंदगी में जो लाइट है, जो प्रकाश है भाई साहब, उसके बिना ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। आप लोग एक दिन जो है अपनी आंखें बंद कर कर और कोशिश करो जीने की, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रकाश की अहमियत क्या है। कई बार ना बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है यार, हम लोग ना उसको नोटिस नहीं करते हैं और हम लोगों को लगता है यार चल तो रही है इनके बिना, मतलब ठीक है, होना ना होना बराबर है। पर लेकिन होना ना होना बराबर नहीं होता है, जब तक रहता है तब तक आप लोगों को लगता है ठीक है चल रही है। जिस दिन अगर वो चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में से चली जाएगी, उस दिन आप लोगों को फील होगा कि होना या ना होना बराबर था या फिर नहीं था। सेम काम आप लोग किसी के भी ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग बहुत ही अच्छे से कैरी कर रहे थे पर लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे थे, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो डे है 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस के द्वारा यहाँ पर को जो एक तरीके से काम किया गया, किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में कहीं ना कहीं उसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है, और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे पीस और शांति बनाकर डेवलपमेंट को आगे लेकर चल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। आखिर क्यों यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि लेज़र के बारे में। लेज़र की फुल फॉर्म किसको पता है बताइए।
ये भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार साइंस में। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था लेजर की हेल्प से 1960 में बाय द जो फिजिस्ट और इंजीनियर थे जिनका नाम था थियोडोर मैमन। ठीक है, तो थियोडोर मैमन जो है यहाँ पर इनके रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 मई। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो इसके बारे में बताइएगा जरूर। कई सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग हमको करनी है तो हमको आंसर राइटिंग कहाँ पर करनी है। तो देखो आंसर राइटिंग के दो तरीके हैं, या तो आप लोग बेसिकली कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर जाकर, वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, या फिर आप लोग यहाँ पर वीर तालियान के नाम से एक पर्टिकुलर यहाँ पर आप लोग को पर्टिकुलर ग्रुप मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोगों के सामने बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपना आंसर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपना आंसर जो है यहाँ पर लिख कर या फिर आप लोग फोटो लेकर उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं और रेगुलर इस काम को कर रहे हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर एक काम जरूर करना, एक दूसरे का आंसर जो है थोड़ा सा रिव्यू जरूर करिएगा, कम से कम एटलीस्ट 2 आंसर आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आज ही लगे और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले 2-3 महीने जो है पढ़ाई करो, अपना चीज़ों को समझो, बेसिक अपना क्लियर करो, उसके बाद में आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ पहले छोटी छोटी न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं 2-3, उसके बाद में फिर हम लोग अपनी बड़ी न्यूज़ के ऊपर बढ़ेंगे अच्छे से। पहले थोड़ा सा एक आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि हमारे साथ में ही आज़ाद हुआ, पर लेकिन आज की डेट में उसके हाथ में कटोरा है और हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग पता नहीं कितने कटोरा लेने वालों को उसके कटोरेपन से निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी ज़िंदगी भी सुधार सकते हैं। हम इस एक तरीके से स्थिति में आज की डेट में है। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का जो अरेस्ट था वो इलीगल बताया यहाँ पर। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, जिनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर बेकी पाकिस्तानी तहरीके जो इंसाफ, ठीक है, तो यहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया, उसके चेयरमैन है यहाँ पर, तो इलीगल तरीके से यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं किसी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी ऐसे इंसान का अरेस्ट हो जाना बड़ी बात है यहाँ पर किसी कंट्री में। तो यहाँ पर जो मूव थी उसने क्या करा, आर्मी की प्रैक्टिस पर जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया, जो आर्मी की जो प्रैक्टिस थी, इंस्टॉलेशन था, उस पर अटैक किया। सारे काम पाकिस्तान के अंदर में आर्मी की बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि इशारे पर होता है। अगर आर्मी कुछ कर रही, एक तरीके से आर्मी जो चाहे 99% वही होता है। पाकिस्तान में और म्यांमार में आप लोगों को ज़्यादा फर्क नजर आएगा नहीं, यही कंडीशन है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आप लोग को कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी यहाँ पर इसको बोल रहा है जो कि तरीके से ना जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है बेसिकली आर्मी का, उसने बोला उसको एक तरीके से May 9 को कि ये डार्क चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर में, पूरी हिस्ट्री डार्क हो रखी है तुम्हारी, जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं, तुम चैप्टर की बात कर रहे हो डार्क चैप्टर हिस्ट्री में। मतलब इनसे देश संभला नहीं, ना तो इनसे अपना कभी ढंग से संविधान बना, इसी के साथ में ब्लास्फेमी यानी कि एक तरीके से ईर्षा निंदा, इनके भगवान या अल्लाह या ऊपर वाला जो भी बोलो उसकी निंदा पर यहाँ पर इंसान को फांसी पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है कि अपने पापा से गुस्सा हो गए, उसकी कुछ निंदा कर दी, उठा के पापा ने फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये मतलब एक अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं, और जहाँ पर ऐसी चीज़ें वहाँ पर ऐसी हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं कि सिचुएशन क्या आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश के अंदर में जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, और इसके बारे में जितना डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, ये एक तरीके से इसका रीज़न भी है कि सेम सेक्स मैरिज। आप लोग ये सोचिए हमारे देश में अगर ये लीगल है कि एक लड़का, एक लड़की और एक लड़की आपस में रह सकते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर में जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। अगर ये सारी चीज़ें सही चल रही है तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो हमारे देश के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसा एरिया होता जा रहा है, जिसके चलते इसके बारे में बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंची। सबसे बड़ी कंडीशन क्या रही है यहाँ पर, जब तक यहाँ पर इनको मैरिज के अधिकार नहीं मिलते हैं, किसी को अडेप्ट करना, वो सब चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से ना जो एक माँ बाप का दर्जा होता है, वो सारी चीज़ें, एक प्रॉपर्टी में भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी बातें लिखी हुई हैं वहाँ पर लिखी रहती हैं एक तरीके से हस्बैंड और वाइफ के बारे में, यहाँ पर माता पिता के बारे में। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि इनको शादी करना अलाउ किया जाए। पर लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं हम अपने बेसिकली धर्म के अंदर में, तो वहाँ पर या फिर वो किसी ग्रंथ के अंदर में, चाहे हिंदू की बात कर ले चाहे कुरान की बात कर ले, वहाँ पर बेसिकली एक तरीके से मेल और फीमेल के बारे में ही वर्णन किया गया कि शादी इनके बीच में होनी चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर उसको अलग तरीके से लेकर चला गया। अभी यहाँ पर मान लीजिए बच्चा पैदा होता है, कहते हैं कि यहाँ पर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, अगर यहाँ से बच्चा किसी को गोद लेते हैं, कल को किसी की एक तरीके से ना डेथ हो जाती है, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगी कि हस्बैंड की डेथ हुई है या फिर वाइफ की डेथ हुई है, क्योंकि वो तो बस मन से है ना, बायोलॉजिकली तो दोनों एक जैसे सेम है।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आ रही है। पर जब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, सेक्शन आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन सा सेक्शन था बताओ जिसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जिसके चलते चीज़ें और ज़्यादा निकल कर आई, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। अभी मुद्दा क्या है, अभी इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बोला कि अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है हस्बैंड और वाइफ में से, तो एक पर्सन ही उसके बच्चे को जो है वो देखभाल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से चीज़ों को बेसिकली अलाउ किया जा सकता है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला पर इनडायरेक्ट वे में बोला कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको अलाउ किया जा सकता है। कोई कई सारे बोल रहे हैं कि हमारी कल्चर के खिलाफ है, तो यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है। आप लोग देखते हैं कि कल्चर जो है हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोविजन रहा है कि वो कल्चर से या फिर पुरानी चीज़ों से जो चीज़ें चली आ रही है उससे हटकर जो प्रेजेंट टाइम पर जो सही है उसके हिसाब से डिसीजन देते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को पास्ट में भी डिसीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ऐसा होता हुआ है। तो अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में सेम सेक्स मैरिज जो है ये कहीं ना कहीं इस पर कोई ना कोई अच्छा डिसीजन आए। फिलहाल के टाइम पर तो पार्लियामेंट पर छोड़ दिया इसको कि पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है इसमें कानून बनाने के लिए, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखते हैं क्या चेंज होता है, ठीक है। केरला के बारे में बात की जा रही है। केरला फर्स्ट फुल्ली इंश्योर्ड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर बात करूँ इस न्यूज़ के बारे में, तो ये केरला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर टच करता हुआ आप लोग को बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा अरेबियन सी के साइड में। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि केरला में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर कलन गुमुलकल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को जो कि एक रूरल एरिया है, ये फर्स्ट फुल इंश्योर्ड एरिया बनाया जा रहा है, यानी कि सबके पास में इंश्योरेंस यहाँ पर होगा। इसमें 1382 के करीब रेजिडेंट रहते हैं। तो बोला गया कि 5 से लेकर 70 साल के सबको यहाँ पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि डेथ और कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके चलते जो यूनाइटेड इंडियन कंपनी है इंश्योरेंस, उसके द्वारा यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया, जो काउंसलर थे जिनका नाम था यहाँ पर जयप्रकाश, जिनके द्वारा अरेंज किए गए 13 करोड़ के करीब यहाँ पर वर्थ इंश्योरेंस कवर के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इंश्योरेंस को बहुत ही तवज्जो दी जाती है हमारे देश के अलावा। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा यहाँ पर एक राज्य के अंदर में एरिया है यहाँ पर, तो ये केरला में देखने को मिलेगा। और जहाँ पर एजुकेशन लेवल अच्छा है वहाँ पर इंश्योरेंस की जो है अहमियत लोग समझते हैं, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ में इंश्योरेंस जो है लोगों को पास में खींच कर लेकर आता है। इसमें आप लोग ही क्या राय, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, हाँ या फिर ना, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे देश में लोग जो हैं वो जुगाड़ू बहुत हैं, इसलिए आप लोगों ने एक मशीन का नाम सुना होगा जिसको जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ में एक इंजन रखा रहता है, नीचे इधर 4 पहिया जोड़ देते हैं, बिल्कुल एक अलग मशीन बना दी जो दुनिया में नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलती है। आखिर मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर देखा कि कई सारे बच्चों ने जो है वो APFC और CDS के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर में एडमिशन लिया, और यहाँ पर बेसिकली जैसे ही उसमें एडमिशन लिया वो सेम बच्चे ने क्या है तुरंत जो है वो UPSC वाले कोर्स में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, मतलब मैंने कहा ऐसा कौन है भाई, सब दोनों की तैयारी करने में जुटा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जांच पड़ताल करने में पता चला कि CDS और APFC के कोर्स में इसलिए एडमिशन लिए जा रहे हैं कि क्यों ना डिस्काउंट ही मिल जाए, यानी कि एक प्राइस पे 2 कोर्स मिल जाएँ। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर यानी कि ये लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस तो उतना ही पे करना है, तो जब डिस्काउंट मिल ही रहा है तो डिस्काउंट का फायदा क्यों ना उठाया जाए। तो ये बड़ा मुझे अटपटा देने का, ये एडमिशन लिया अभी इसमें, फिर दूसरे में एडमिशन हो रहा है, फिर एडमिशन हो रहा है, फिर एडमिशन हो रहा है। तो इंसान ना जुगाड़ू हो गया, तो उसको एक ही बेसिकली प्राइस में 2 कोर्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर सजेशन मेरा ये है, अगर आप लोग ऐसा कर ही रहे हैं, चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने लूप होल ढूंढ लिया है, तो आप लोग ऐसा करो, क्योंकि 2 जुलाई तक रहने वाला है आप लोग का APFC का कोर्स, तो उसमें फालतू में ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसा करना है, तो फिर आप लोग CDS के कोर्स में चलो, क्योंकि उसका लंबे समय तक रहने वाला है, तो फिर 2 कोर्स आप लोग के पास में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली जो है 2 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो CDS में करो आप लोग, ताकि लंबे समय तक आप लोग के पास में कोर्स भी टिका रहे, ठीक है। वैसे गलत बात है ये, ठीक है इस तरीके के लूप होल का इस्तेमाल करना। चलिए फिर भी जो भी है आप लोग एंजॉय करिए। अगर आप लोगों को लग रहा है, अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है तो studyloverveer.in पर आप लोग जा सकते हैं, इससे आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आप लोग याद रखें। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाती है तो फिर वहाँ पर वो जो IAS वीर वाला कूपन नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है यहाँ पर अभी, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर मतलब एक तरीके से आप लोगों ने जो IAS वीर वाला है वो उन्हीं बच्चों के लिए लगेगा जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बेसिकली कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर।
तो उन्हीं के लिए यहाँ पर वो लगेगा, और इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन उसमें नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मतलब करना नहीं चाहते थे, ऐसा है कि और टेक्निकली वो चीज़ें पता नहीं पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, काम चल रहे हैं बहुत सारे, इसी की वजह से कोई दिक्कतें भी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड थे, डाउनलोड कम कैसे दिख रहे हैं, उसकी कहानी कुछ और है अभी दिक्कत हो रही है उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, बोला था ना कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही हैं, तो उसकी वजह से अपडेट होती रहती है, बहुत सारी तो चलती रहती है। टेंशन मतलब आप लोगों की क्लासेस नहीं रुकेंगी, क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। टाइम ऊपर नीचे हो जा रहा है किसी न किसी रीजन की वजह से, वो टेक्निकल इशू आ रहा है, पर लेकिन क्लास शाम तक सारी मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए। ओके दोस्तों, कुछ लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो इंसान है ये लंबी रेस का घोड़ा है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल भी होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि नहीं कहते कि एक मुर्गा छाप पटाखा फुस हो गया, कुछ तो ऐसे आर्टिकल होते हैं आ जाएगी ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो लंबे समय तक न्यूज़ में रहते हैं। उन्हीं में से एक आर्टिकल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, उन्हीं में से एक आर्टिकल है G20, उन्हीं में से एक आर्टिकल है G7, उन्हीं में से एक आर्टिकल अगर आप लोगों का आ जाए यूक्रेन और रशिया के मुद्दे के ऊपर में। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आज ही खत्म हो जाएगा और कौन सा आर्टिकल है जो लंबे समय तक चलने वाला है। जो लंबे समय तक चलने वाला आर्टिकल है उसके आप लोगों को बेसिकली पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर वे में A4 साइज़ की सीट पर इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि रेगुलरली वो आर्टिकल आएगा बीच बीच में, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जो A4 साइज़ की सीट पर उससे रिलेटेड जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं उसको उठाओ और इन्जॉय करो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर बेसिकली अभी उन्होंने अर्ज किया है, यानी कि दुनिया को बोला है कि सुनो भाई लोगों, मेथेन एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मेथेन ये वही मेथेन है जिसको आप लोग कार्बन की फूफी बोल सकते हो या फिर चाची बोल सकते हो, जो भी बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लगभग 80 गुना पावरफुल है यहाँ पर मेथेन। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उस इन्वायरमेंट में ये काफ़ी कम क्वांटिटी में पाई जाती है। क्या है पूरा मुद्दा वो मैं अच्छे से आप लोगों से बात करूंगा एक एक कर कर। पहले आर्टिकल समझ लेते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो सुल्तान अहमद अल जबर है, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह कि ये फिलहाल के टाइम पर प्रेसिडेंट हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ पर होने वाली है ये आप लोगों को बताना है। बाकी जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें अभी बोला गया कि जो मेथेन है उसको आप लोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर मेथेन निकलना स्टार्ट हो गई जहाँ जहाँ पर भी वो अभी दबी हुई है, छिपी हुई है, तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके सामने जो है वो चने बेचती हुई नजर आएगी। ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हम लोगों का टारगेट क्या है कि कैसे हम लोग को जो टेम्परेचर है बेसिकली अपने इन्वायरमेंट का उसको कम करना है। और ये टारगेट हमारे साथ में चल रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग देश के, जिसमें 2070 तक का हमने भी अपने टारगेट रखे हैं कई सारे कि नेट जीरो एमिशन करने वाले हैं हम लोग उसमें। तो उसमें पंच जो हम लोगों ने बेसिकली पंच अमृत का नाम से हम लोगों ने एक कसम खाई है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, जिसमें कि नेट जीरो एमिशन 2070 तक का हम लोग कम करेंगे, जीरो करेंगे, वो भी एक हमारा टारगेट है। इसी के साथ में और भी कई सारे टारगेट हैं छोटे छोटे, जैसे कि 500 गीगावाट का है 2030 तक का, कि नॉन फॉसिल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में 50% मिक्स यहाँ पर होगा 2030 तक का। रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की जा रही है। एमिशन की जो इंटेंसिटी है उसको 45% तक की बात की जा रही है, रिड्यूस करनी है। तो ये टारगेट है जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे। पर लेकिन आज का हमारा पूरा मुद्दा जो रहने वाला है वो है मेथेन, जिसकी फॉर्मूले की बात करें अगर आप लोग तो CH4 यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि जो गैस है ये फाउंड की जाती है स्मॉल क्वांटिटी में इन एटमॉस्फेयर, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करो ये एक तरीके से अगर बात करें जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे, कार्बन का तो इसमें एक आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा एटम, बाकी 4 आप लोगों को हाइड्रोजन के देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है अगर आप लोग ढंग से देखोगे कि कार्बन का एक एटम रहता है, हाइड्रोजन के 4 रहते हैं, और ये मेथेन जो है वो पावरफुल एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर एक तरीके से जो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती हुई नजर आती है, और जितना कम कर सकें उतना कम करना यहाँ पर हमारा टारगेट रहता है। अभी फिलहाल अगर आप लोग बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी है या फिर जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं उनकी एक्टिविटी है उनसे निकलती है।
इवन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारे घरों में जो जानवर होते हैं वो जो गोबर करते हैं उसमें से भी मीथेन निकलती है आप लोगों को नजर आती है। ये लगभग 80 से 84% ज़्यादा पावरफुल होती है कार्बन के कंपेयर में। पर लेकिन अच्छी बात क्या है कि बहुत ही कम लेवल पर ये इन्वायरमेंट के अंदर में पाई जाती है। तो रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ये ग्राउंड लेवल ओजोन, जिससे कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एयर के लिए काफ़ी बड़ा पोल्यूटेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मली हम लोग O3 के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अभी हमारे देश में कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे हरित धारा हो गया, इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, इसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत स्टेज हम लोग 4 में थे, सीधे 6 पर जंप कर गए ताकि इस पर्टिकुलर एमिशन को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकें। इसीलिए जो गाड़ी अभी रिसेंटली अपडेट की जा रही है वो सारी की सारी लेटेस्ट जो एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, आप लोगों को नजर आएंगी। ये जो मीथेन है ना यार, यहाँ पर ये आप लोगों को कई तरीके से यहाँ पर बनती हुई निकलती हुई नजर आती है। जैसे कि नॉन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जैसे अगर बात करें तो अर्थक्वेक आया या फिर कोई भी ज्वालामुखी फटा, इस तरीके से जो पृथ्वी में से निकल कर आती है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। कई सारे माइक्रोबल कंजप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मीथेन के, जो कि इसको कंज्यूम करते हुए नजर आते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्सेज से भी निकलती है, जैसे मैंने बोला भैंस अगर गोबर कर रही है उसमें से भी मीथेन निकलती है। रियलिटी है ये मजाक नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एक तरीके से ये जा भी रही है और आ भी रही है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहता है। पर लेकिन कुछ ऐसी एरिया हैं, अगर यहाँ से मीथेन निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग को ये संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे अगर बात करें, एक कॉन्सेप्ट है जिसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, उसके अंदर में ऊपर जो है बेसिकली आप लोगों को जमीन देखने को मिलेगी, उसके नीचे जो है वो बर्फ रहती है। मतलब एक तरीके से जो जमीन के नीचे जो पानी है वो बेसिकली बर्फ में कन्वर्ट हो रखा होता है। जैसे जैसे जमीन जो है वो यहाँ पर गर्म होती है, ये पानी पिघलता है, तो यहाँ से काफ़ी तगड़े लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को मीथेन निकलती हुई नजर आती है। तो इसलिए कह रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जहाँ जहाँ से ग्लेशियर पिघलेंगे, जहाँ जहाँ से परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा, वहाँ से आप लोगों को मीथेन जो है वो निकलती हुई नजर आएगी पृथ्वी के अंदर से। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर हो सकती है। खतरनाक अगर हो सकती है तो इसका मतलब कुछ तो होता ही होगा दिक्कत। जी हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है कि रिड्यूसिंग मेथेन एमिशन बाय 45%। इसका मतलब क्या है कि 2024 तक 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इससे टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इससे क्या बात की जा रही है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो लोगों को अक्सर जो बीमारियां होती है, सांस की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, उसकी वजह से 2,55,000 के करीब डेथ होती है। और यहाँ पर ये अगर हम लोग कंट्रोल कर पाएं तो इतने लोगों की जान हम लोग बचा पाएंगे। ये बड़ी बात है। यहाँ पर अस्थमा रिलेटेड कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो ये भी यहाँ पर कम होती नजर आएगी। 26 मिलियन टन जो बात की जा रही है ऑफ स्टेपल क्रॉप लॉस इसकी वजह से देखने को मिलता है। स्टेपल क्रॉप होता है जो लोकल फूड हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, तो इनका लॉस आप लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। 73 बिलियन जो बात की जा रही है लॉस्ट वर्क आर हीट एक्सपोज की वजह से। आप लोगों को मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ इसका, लास्ट वाले का। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए हो और कमरे में छत का पंखा भी जो है वो डोल डोल कर चल रहा है, और गर्मी की बात मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 45 है। एक इंसान यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहा है, दूसरा इंसान जो है वो एक लाइब्रेरी में बैठा है जिसमें बाकायदा एसी चल रही है बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में। एक जिस पर्टिकुलर चेयर पर बैठा है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एक वहाँ पर बैठकर इंसान जो है वो पढ़ाई कर रहा है। किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी? अगर आप लोगों से पूछ रहे कौन ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर पढ़ पाएगा अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चला जाए, तो 1 मिनट में आप लोग बोल दोगे कि सर लाइब्रेरी वाला ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। तो इसी तरीके से एक इंसान जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर काम कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है, और एक इंसान ऐसा है कि जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर काम कर रहा है जहाँ पर पृथ्वी जो है वो तप रही है नीचे से, और ऊपर से भी एक तरीके से धमाके की गर्मी पड़ रही है। तो कौन ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस करता हुआ नजर आएगा? तो इसलिए कह रहे हैं कि इंसान के काम करने की क्षमता भी यहाँ पर लॉस होती है, तो वर्क आवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कई बार क्या होता है लैपटॉप इतना हीट हो जाता है कि उसको बंद करना पड़ जाता है। ये गर्मी की वजह से कई बार आप लोगों को ये इशू देखने को मिलता है। मतलब बॉडी तो पूरी पसीनों में नहाई जाती है कि हाँ इतना पसीना आता है जिसकी कुछ हद नहीं है जब लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है, पर इसी के साथ में यहाँ पर ये जो लैपटॉप जब हीट होना स्टार्ट होता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कई बार। तो गर्मी की वजह से कई बार जितनी इफिशिएंसी के साथ में काम हो सकता है उतनी इफिशिएंसी के साथ में काम फिर नहीं हो पाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
कहाँ कहाँ से कितना मेथेन का जो एमिशन निकलता है उसका एक आइडिया यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे इसमें आप लोगों को इंडिया जो है मतलब एक तरीके से अपना जो वैसे डायरेक्टली इंडिया नजर नहीं आएगा यहाँ पर, वैसे यहाँ पर रीजन बता रखे हैं कौन कौन से यहाँ पर, कि नॉर्थ अफ्रीका हो गया, इसी के साथ में ये साउथ अफ्रीका इक्वेटोरियल वाला रीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पर ये हो गया कोरिया जापान, साउथ एशिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग कहीं इसमें देखने को मिलेंगे, पर सबसे ज़्यादा अकेला जो लिए बैठा है वो कौन है, वो है चाइना, ठीक है। तो चाइना सबसे ज़्यादा आज के डेट में मेथेन एमिशन कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जब भी बात करते हैं तो चाइना को पटाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इस मेथेन एमिशन को रोक दो। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट भी रखा था, ये याद होगा अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछे गए। पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि ग्लोबल मेथेन प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा क्या है यहाँ पर मेथेन को लेकर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में नवंबर 2021 में ये बोला गया कि मेथेन को कंट्रोल करना है, और दो पर्टिकुलर जो लोग थे वो मिलकर साथ में आए, एक तो यूएसए वाले साथ में आए और दूसरे यूरोपियन यूनियन वाले, यानी कि दोनों अमीर बाबू साथ में आए और उन्होंने बोला कि इसको कम करेंगे। 111 कंट्री जो है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और 45% ग्लोबल जो ह्यूमन कोज्ड मेथेन है उसके बारे में बात की गई कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। हालांकि इंडिया जो है इंडिया ने बोला कि पहले तुम कर लो, पहले नहीं तुम कर लो, देख लो, उसके बाद में हम देखते हैं क्या, दूर से बैठ के देखेंगे, अगर कुछ होता हुआ नजर आया तो हम भी करेंगे। तो इंडिया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लोबल मेथेन प्लेज अमंग द टॉप 5 जो मेथेन एमिटर की बात करें, और मोस्ट एमिशन जो है वो आप लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी से यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है। तो कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और रिड्यूस करने की बात की जा रही है 30% बिलो द 2020 का जो लेवल था 2030 तक का। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब कर ली, ठीक है, आज की डेट में आप लोगों ने हेल्थ खराब कर ली आज की डेट में, पर लेकिन आज से 10 साल पहले जब आप लोग अपनी हेल्थ को देखोगे आप लोगों को लगेगा यार बड़ा अच्छा था यार हमारी हेल्थ तो उस टाइम पर लेकिन आज जो है आप लोग 10 साल की बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर मतलब आज से आप लोगों को बोला जाए कि आप लोग बोलने लगे कि आज से ठीक 5 साल बाद मैं अपनी हेल्थ ऐसे ही कर लूँगा जो कि मेरी हेल्थ 10 साल पहले थी। तो ये बात बोलेगी कि आज से ठीक 10 साल बाद हम लोग अपनी एक तरीके से हेल्थ ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमारी आज से ठीक 10 साल पहले थी। तो ये क्या हो गया, अभी आगे और टाइम लगेगा, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। और ऐसे ही टारगेट रखे जाते हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर इसको कैसे काउंट करते हैं ये लोग, तो ऐसे ही काउंट करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली बॉडी पे से फैट हटाने वाला फॉर्मूले के बारे में बात की। तो ये याद रखिएगा। इनिशिएटिव कई सारे हैं कि कैसे मेथेन को कट करना है, जैसे ग्लोबल मेथेन प्लेज के बारे में बात की, ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव भी है यहाँ पर। इसी तरीके से इंडिया के अंदर में हरिधारा हो गया, इंडिया ग्रीन हाउस गैस हो गया, नेशनल एक्शन प्लान, ये सारे मैंने आप लोगों को बताई दिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाउ कैन डेवलपिंग नेशन बी इंक्लूडेड इन द एनर्जी ट्रांजिशन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये कि जो डेवलपिंग नेशन है उनमें से हम भी एक हैं, कैसे उसको यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन में इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में यूएसए बोलता है कि भाई तुमको 2070 तक एमिशन को कम करना है। हम यूएसए से बोलते हैं यार थोड़ा सा हम लोग को सोलर पैनल लगाने में हेल्प कर दो भाई यार, एक तरीके से मतलब बोलते हैं हम उनको जाकर। इसी के साथ हम बोलते हैं यार तुम्हारे पास में तो बहुत पैसा है, थोड़ा सा दो यार हमारे यहाँ, हम लोग कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लें। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यार पेट्रोल डीजल कोयला सब यूज़ करना बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत डोनेशन दो यार, हम भी अपनी जनता को जो है जागरूक करें और वो भी यहाँ पर कहना विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर को चले, पर पैसा लगेगा उसके लिए। दो यार थोड़ा पैसा हम लोग क्रूड ऑयल तेल यूज़ करना बंद कर देंगे, अपनी कंट्री में यार हम लोग ना बैटरी से चलने वाली गाड़ी चलाएंगे और उनके सब जगह हम लोग अपना जो चार्ज करने वाले स्टेशन लगाएंगे, दो यार थोड़ा पैसा। तो ये सारी बातें निकल कर आती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि अमीर देशों को अगर बोले, मान लीजिए आज की डेट में एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके घर में पैसे नहीं है, जैसे तैसे वो काम कर रहा है, और एक ऐसा अमीर आदमी है जिसके घर में दुनिया भर के पैसे हैं, तो अगर उसको कुछ सहूलियत अपने घर में करनी होगी, उसको एसी लगाना है अपने घर में, उसको टाइल्स लगवानी है, एक और मंजिला मकान बनाना है, उसके पास से पैसे कोई कमी नहीं है, वो अगले ही दिन उसको सेट कर देगा। तो एक तरीके से जरूरी है पैसा होना। अगर सिस्टम आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो इंक्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट, अमीर देशों को यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है नहीं है, क्योंकि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा पेट की जो भूख है वही मिट जाए तो हम लोग कुछ और सोचें। वो नहीं, भूखे पेट जो है भगवान के भजन नहीं होते हैं। वही वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग भी तभी हो पाती है अगर थोड़ा बहुत पैसा होगा। पॉलिसी सपोर्ट भी हमारे देश में प्रॉपर नहीं रहती है, जब उनको पता है कि पैसा नहीं है तो कैसे सपोर्ट करेंगे चीज़ों को। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी दिक्कत रहती है, कभी गवर्नमेंट पीछे भाग जाती है तो कभी प्राइवेट वाले पीछे भाग जाते हैं। ये सारी की सारी एक तरीके से एक सजेशन है कि ये सारे के सारे काम आप लोगों को करने हैं
तब जाकर चीज़ें जो हैं सुधरती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर आंसर आप लोगों को लिखना है ना कल को, ये पॉइंट लिखना कि जो डेवलपिंग कंट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर यहाँ पर चाहते हैं डेवलप्ड नेशन कि यहाँ पर उनको साथ में लेकर चला जा सके, और सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है जो एक तरीके से गाते रहते हैं, उसको छोड़कर यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ग्राउंड लेवल के पे काम करें यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी सबका साथ सबका विकास गाते रहते हैं, सबको साथ में लेकर चलो, जब पैसे की बात आती है तो भाग जाते हैं, ठीक है कि हम नहीं थारे साथ, हम नहीं खेल रहे हैं ये कंडीशन है। जब इन्वायरमेंट को गर्म करने के बारे में बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा हद की मचाई रखी है, मेथेन भी कोई कम नहीं है, ठीक है। बाकी और भी कई सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इन दोनों का नाम आप लोग जो है वो जरूर याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी में कुछ और इनिशिएटिव हैं, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये अलग अलग पार्ट हैं अलग अलग आर्टिकल के, पर इसी में इकट्ठा करके बता दिए ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन लिख कर आए तो आप लोग आंसर को फोड़ कराओ, ठीक है, और इसी के ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम MARS के बारे में बात करें, कब लॉन्च किया गया भाई, 27 कॉन्फ्रेंस थी या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी यहाँ पर, ये शरम आइन को, तो शरम अल शेख इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर ये पार्टी हुई थी। तो इनके द्वारा मार्स इज ए न्यू सैटेलाइट बेस्ड, जो कि यहाँ पर असिस्ट करता है गवर्नमेंट को डिटेक्ट करने में कि मेथेन एमिशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है। तो इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी की बात की गई ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के द्वारा, ताकि इसको ध्यान रखा जा सके। तो मार्स जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है डेटा ए लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर जो सैटेलाइट हैं उनके बेस पर, कि कैसे डिटेक्ट किया जा सके भाई साहब कहाँ से मेथेन आ रही है, पकड़ लो बस एक बार, ठीक है, हम फिर नहीं छोड़ेंगे उसको। चूहा कहाँ से निकल गया, घर में कोई चूहा घुस गया, आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ को रहा है, इसको देखो पहले एक बार, जहाँ आएगा वहीं पे कट कर रखेंगे, इसे पकड़ेंगे इसको। तो वही बात है, जो सा देश यहाँ पर पकड़ा गया उसी देश को फिर ये अड़े हाथों लेंगे कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ठीक है, तो वाली बातें हैं। तो मार्स जो है वो ट्रैक करेगा कि लार्ज पॉइंट ऑफ एमिशन कौन सा है, कहाँ से निकल कर आ रही है, कहाँ पर लार्ज फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, और उसके बेस पर फिर यहाँ पर ये चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। कोयला, वेस्ट लाइव स्टॉक, राइस फील्ड, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो ये यहाँ पर बेसिकली बोला गया यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट के द्वारा भी, क्योंकि अगर पता है कि कहाँ शरीर में दर्द है तो फिर वहीं पर ही हम लोग को काम करना है, ना कि इधर उधर काम करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है रोल ऑफ द लार्ज ग्लोबल एमिटर एंड द डेवलप्ड नेशन इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो उनका रोल क्या है भाई साहब, ना तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ना वो पैसा दे रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर ही प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छे इंसान के नाते उनको काम करना चाहिए, वो अपना एक तरीके से जो एक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझने के लिए तैयारी नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर दो, इससे पता चलेगा ये टॉपिक कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने सुना है, उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल मेथेन प्लेज के बारे में बात की जा रही है। लॉन्च किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नवंबर 2021 में, और यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए मेथेन एमिशन को 111 देश साथ में आ गए। इंडिया नोट ए पार्ट, इंडिया बोला गया कि इसका पार्ट नहीं है ग्लोबल मेथेन प्लेज का, और बोला गया कि 111 कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन कॉज्ड मेथेन एमिशन। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताना है। ओनली वन यानी कि ए, ओनली ए यानी कि 1 and 2, ओनली बी यानी कि 2 and 3, ओनली सी यानी कि 1 and 3, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। क्या आंसर आप लोग दोगे बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी वाले, जब यूपीएससी आपसे खेलता है। कैसे? बोला गया कि मेथेन के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ये है एक गैस जो कि फाउंड की जाती है स्मॉल क्वांटिटी ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ का जो इन्वायरमेंट है इसमें काफ़ी चुनुक सी पाई जाती है, चुनुक सी इसके अंदर में 4 कार्बन के और 1 हाइड्रोजन का एटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रोड्यूस की जाती है बाय ब्रेक डाउन द डीके ऑफ द ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, और इसी के साथ में कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू एटमॉस्फेयर बाय द ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। इसमें और पहले वाले में कुछ कुछ मिलता जुलता है, आप लोग आंसर दोगे तो समझ जाओगे। एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं, मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम ये लॉन्च किया गया 26th कॉन्फ्रेंस पार्टी 26 जो हुई थी UNFCCC की, कहां पर, शरम अल शेख के अंदर में। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर मार्स जो है वो सैटेलाइट बेस्ड जो है यहाँ पर असिस्ट करेगा गवर्नमेंट को डिटेक्ट करने में, यहाँ पर एड्रेस करने में मेथेन एमिशन, और ये फील करता है कि रिसेंटली फॉर्म किया गया इंटरनेशनल मेथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर क्या है आप लोग को ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखता हूँ कौन सी आंसर देते हैं।
पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से क्या बात की थी कि ह्यूमन कोज मीथेन एमिशन की बात की जा रही है हाफ, जबकि बात करें यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एमिशन जो है वो एग्रीकल्चर से होता है, यहाँ पर इनके द्वारा बात की जा रही है साफ साफ, ठीक है। एग्रीकल्चर से होता है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं, यानी कि इंसानों की वजह से नहीं होता है। एग्रीकल्चर अगर कहीं पे कोई खेती लगा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पर जला रहा है कुछ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बोला है, वो हाफ बोल रहे हैं ओनली, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर ये है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आप लोगों को कंफ्यूजन में डालता है, 4 कार्बन नहीं है भाई साहब, कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के 4 है, यहीं पर ये मार्क खा जाओगे। और ओनली ह्यूमन बोल दिया, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं कर रहा, कभी ज्वालामुखी फट रही है, कभी कुछ हो रहा है, उसको कौन काउंट करेगा, है नहीं तेरी फुप्पी का छोरा काउंट करेगा उसे भाई, है वो भी करनी था ना। तो ये देखो। दूसरा यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 बोली थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ पर हुई थी बताइए जरा, देखता हूँ कौन बताता है। अभी यहाँ पर बात करें, ये स्टेटमेंट बात की जा रही है कौन सी करेक्ट है, तो ओनली 1 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम नहीं है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का काम है यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि ये कहाँ पर होने वाली है, तो याद रखिएगा ये है अपनी प्यारी कंट्री, और यहाँ से जब आप लोग जाएंगे कहाँ पर, आप लोगों को लेकर जाऊँगा मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। तो यूएई के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। पेरिस में हुई थी यहाँ पर 26, ठीक है। शर्म यानी कि इजिप्ट के अंदर में, जो मैंने अभी नाम बताया, नाम बताइए पूरा क्या है, वहाँ पर हुई थी 27, और अभी 28 जो है वो होने वाली है कहाँ पर, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के लिए। कंफ्यूजन आना नहीं है यार, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए याद रख सकते हैं। यूपीएससी ने आसान सा क्वेश्चन पूछा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। बोला गया कि यहाँ पर जब कोई रेजिड्यू अवशेष बचाया जाता, जलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो विच ऑफ द अबोव आर रिलेटेड टू एटमोस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप, जो बायोमास होता है उसका जो रेजिड्यू होता है। 1 and 2, 2, 3, 4, 1 and 4 या 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो मीथेन का एक एक पत्ता यहाँ पर खुल गया। मीथेन के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन मीथेन के बारे में कर ली। आप लोगों को यहाँ पर मीथेन के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम है वही भी आप लोगों को बता दी। इसी के साथ में क्या क्या यहाँ पर जो बेसिकली ट्रेडिशनल जो ट्रांजिशन है यहाँ पर उसके बारे में बात की। इनिशिएटिव टू कट द मीथेन क्या है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी सारी बातें हम लोगों ने जान ली। किस किस से कितना एमिशन हो रहा है वो भी सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो हमने खुद बनाए उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसको कहते हैं टॉपिक को दिल से और तसल्ली से तैयार करना। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप में काफ़ी उम्दा है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसकी उम्र जो है वो काफ़ी लंबी है। क्यों? क्योंकि आगे भी न्यूज़ आएगा 1 अगस्त 2023 में। अभी फिलहाल टॉपिक को बताता हूँ क्योंकि आगे जब इसको इन्फोर्स किया जाएगा तो फिर भी ये न्यूज़ में रहने वाला है। तो यानी कि आगे किसी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा टॉपिक आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आगे तक का टॉपिक है आप लोगों का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है पर क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि एक तरीके से हमारे देश में जो बासमती चावल है उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, तो उसको स्पेसिफिक किया जाए और उसको इन्फोर्स किया जाए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, ताकि हम लोग इसको सही से लेकर चल सकें। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब मैंने आप लोगों को बेसिकली गेहूं की फसल के बारे में पढ़ाया था कि चावल हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से यूज़ किया जाने वाला, खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। ये आप लोगों को बताया था। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि चावल की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है। टोटल जो फूड क्रॉप है हमारे देश के अंदर में उसका 40% जो है वो चावल है। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी कि 40% जो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहाँ पर इंडिया से निकल कर आता है। इंडिया राइस का प्रोड्यूसर अगर बात करें तो ये याद रखिएगा ये 2nd नंबर पर आता है आफ्टर चाइना। कंफ्यूज मत हो जाना। लार्जेस्ट हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है, हमारे देश की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है। बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम लोग, और इसके साथ में 2nd नंबर पर आता है प्रोड्यूस करने में आफ्टर चाइना। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को कि हमारा देश कहाँ पर स्टैंड करता है, पर लेकिन इसके ऊपर कई बार ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में जो कि क्रिटिसाइज करते हैं हमारे देश को। क्यों? वो आप लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर यहाँ से टॉपिक से। अभी आप लोग यहाँ पर समझिए,
यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 किलो चावल अगर आप लोग उगाते हैं तो उसमें लगभग 3,000 से लेकर 5,000 लीटर तक पानी आप लोगों का खर्च होता है। तो सोचो अगर आप लोग 2 किलो चावल भी बेच रहे हो मार्केट के अंदर में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग 5,000 रुपये 1 लीटर के हिसाब से मत लगाओ, अगर आप लोग इसको 2,500 भी लगा रहे हो, यानी कि एक तरीके से 2,500 लीटर, तो आप लोग बोल सकते हो कि लगभग 2 किलो चावल पे 5,000 लीटर आप लोगों ने पानी बेच दिया। और इसी को अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमने अभी क्या बोला यहाँ पर कि 40% अपना एक्सपोर्ट जो है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो कि हम लोग अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा सुनकर भी मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है इस चीज़ को लेकर। जो अमीर देश है ना, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, या फिर यूरोपियन ये कंट्री हो गए, ये क्या करते हैं, ये पैसा देते हैं और चावल खरीद लेते हैं, जैसे इंडिया से, चाइना से, इन देशों से। तो यहाँ पर ये लगता है कि अपने पानी को बचा रहे हैं और यहाँ पर चावल नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग इनको चावल नहीं बेच रहे हैं, हम लोग अपना पानी बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे भी कई बार आर्टिकल जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अमीर देश जैसे यूएसए है, उसके पास में ऑयल यानी कि तेल का बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, पर लेकिन भाई साहब अपने इस्तेमाल नहीं करता है, वो हमेशा खरीद कर लेकर आएगा उन देशों से जो बेच रहे हैं अपना दबाकर, ठीक है। तो खरीदते रहो इनसे, अपना जब आगे काम आ जाएगा। यानी कि अपना पैसा जो है वो सेव कर रखा है, दूसरों का पैसा जो है वो उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। या फिर ये उदाहरण ज़्यादा सही नहीं होगा, मतलब अपना जो सामान है वो इमरजेंसी के लिए रख रखा है, दूसरों से खरीद खरीद कर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप लोग बोल सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर लेकिन जैसे हमारा देश हो गया, जो गरीब तबके के देश हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, तो वो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने देश में अगर थोड़ी सी मैं बातें करूँ, सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में उगाए जाते हैं, बताइए जरा, देखता हूँ आप लोग क्या सही आंसर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देना, फिर आप लोग अच्छे से सुनिएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी एक एक कर, ठीक है। राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल फूड होता है वो खाना जो कि बहुत ही एक अधिकांश भाग में देश के द्वारा खाया जाता है, तो उसको मुख्यतः खाद्य आप लोग बोल सकते हैं, जो कि खाया जाता है, स्टेपल फूड बोल सकते हैं। इसको उगाने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर लगभग आप लोगों को 22 से लेके 32, इसीलिए काफ़ी लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। पर लेकिन आज की डेट में कई सारे राज्यों में ये उगाया जाता है, जहां पर लगभग 150 से लेके 300 सेंटीमीटर तक रेंज चाहिए। ये थोड़ी सोचने वाली बात होगी, अब थोड़ा जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, इतना पानी चाहिए इसको। पर लेकिन उन राज्य में भी ये उगाया जा रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर, जहां पर ज़्यादा पानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्यूबवेल वगैरह या फिर अपना जो पानी है जो नहर वगैरह का, उसका इस्तेमाल करके भी इसको उगाया जा रहा है। जब से हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब से लेके अब तक का चावल की पैदावार और गेहूं की पैदावार बहुत बड़ी हमारे देश में। पहले हमारे देश में खाने के लाले पड़े रहते थे, पर लेकिन आज की डेट में हमारे इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं इन चीज़ों का, ये आप लोग समझ सकते हैं। देश में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर उगाए जाते हैं? पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब के बारे में ये बात की जाती है कि मैक्सिमम ये वाटर टेबल यूज़ करता है पानी को बेसिकली चावल को उगाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारा पानी जो है वो पंजाब के अंदर में चावल की खेती में जाता है और वाटर टेबल जो है वो नीचे जाती जा रही है, यानी कि पानी का स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है। ऐसी भी बातें देखने को मिलती है। मिट्टी इसके लिए यहाँ पर डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए। कौन कौन से राज्य है? वेस्ट बंगाल टॉपर है, पंजाब बेसिकली उत्तर प्रदेश ये देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई जगह आंकड़ों में क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है, पंजाब और उत्तर प्रदेश कई बार ऊपर नीचे भी आप लोगों को नजर आते हैं। कभी आप लोगों को पंजाब दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा, कभी उत्तर प्रदेश आप लोगों को दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आगे चलकर आप लोग यहाँ पर आगे देख सकते हैं, ये कुछ और राज्य हैं जो कि राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये डेटा थोड़ा आप लोग यहाँ पर 2017 का 16-17 के करीब का मैप है। फिलहाल के टाइम पर वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार ये हैं। इंडिया सेकंड सबसे प्रोड्यूस करने वाला राज्य है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड, इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये कई सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो चावल जैसे मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो यहाँ पर इस मुद्दे पर काम करने वाली जो बातें करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई जो कि बेसिक है।
अभी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमारे देश में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 3 है क्रॉपिंग पैटर्न यार, ठीक है। एक को बोलते हैं रबी, दूसरे को बोलते हैं खरीफ और तीसरे को बोलते हैं जायद, ठीक है। तो रबी और खरीफ जो है वो मेन है और जायद जो है वो इनके बीच में बेसारा फंसा रहता है कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो चावल है वो किस कैटेगरी में आता है, तो चावल जो है रबी में आता है या फिर खरीफ में आता है, तो चावल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा खरीफ की क्रॉप में आता है ज़्यादातर, ठीक है। पर लेकिन जो गेहूं है, वीट जो है वो आप लोगों को रबी क्रॉप में देखने को मिलेगा। और रबी क्रॉप वो होती है जो अक्टूबर में बोई जाती है, दिसंबर अक्टूबर के बीच में, और अप्रैल और जून के बीच में काटी जाती है। इसको ज़्यादा समझने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप खासकर कर सकते हैं, जो कोई गांव वाले एरिया से आता है। गेहूं बोते किस टाइम पर है खेतों में और फिर हम लोग काटते किस टाइम है उसको, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने घर पर पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वे कभी ना कभी किसी न किसी गांव से निकल कर आते हैं तो उनको पता है इन सब चीज़ों का, तो आप लोग और अच्छे से क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने घर वालों से भी डिस्कस किया करो ताकि आप लोग इन चीज़ों को याद रख सको। देखो यार, अपने घर में भी ना आप लोग एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आ गया, मम्मी से पूछ लिया, कोई ऐसी आ गई कल्चर की बात कि मम्मी ये चीज़ें क्यों बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उनको नहीं पता है तो दोनों बैठ के सर्च करो, फिर आप लोग देखो कि हाँ उनको भी बताओ, थोड़ा अपने आप भी जानो। तो ये होता है एक तरीके से अच्छा माहौल बनाकर चीज़ों को लेकर चलना। ये सारी चीज़ें आप लोग घर पे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये तो देश की बता दी। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई पूछे तो सबसे पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश और फिर आप लोगों को वियतनाम। तो टोटल 5 तो कम से कम आप लोगों को याद रखने। बाकी के नीचे वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कोई सा आ गया कभी कोई सा आ गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को नेशनल लेवल पर बता दी कौन कौन से राज्य हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर बता दी कौन कौन से देश हैं। अगर ये यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अभी हम लोग बात करेंगे जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है उसके बारे में, ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाओ। बासमती राइस चावल में, इसको एक तरीके से चावलों का राजा आप लोग बोल सकते हैं। ओरिजिन इसका इंडिया है, पर लेकिन कई सारे पार्ट पाकिस्तान के भी हैं। इसलिए अभी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे जीआई टैग को लेकर, यहाँ पर बेसिकली राइस के। पाकिस्तान बोल रहा है हम देंगे, इंडिया बोल रहा है हम देंगे। तो इसके ऊपर कई बार मुद्दे भी चलते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा ओरिजिन है, इंडिया बोलता है कि हमारा ओरिजिन है। तो देखो, कहने के लिए तो पाकिस्तान तो वैसे बोल रहा है हमारा ओरिजिन है, पर इनडायरेक्ट में बोला जाए तो पाकिस्तान भी तो हम में से ही निकला है ना। तो इनडायरेक्ट में बोला जाए तो हम है मेन ओरिजिन वाले। तो आप लोग ही क्या है इसके बारे में, ठीक है। वही ना गदर मूवी का डायलॉग, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पर लेकिन आज के डेट में कंट्री है पाकिस्तान, तो रेस्पेक्ट करें हम, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मान लेनी चाहिए इंसान को, ठीक है। तो उनमें से ये भी एक ही है। तो यहाँ पर हमारे देश में भी है, खासकर अगर बात करें कल्टिवेटेड किया जाता है काफ़ी लार्ज स्केल पर, जो हिमालय का फुट हिल वाला एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है यहाँ पर हमारे देश में। तो ये काफ़ी बड़ा दाना होता है, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी यूनिक होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, खिला खिला। देखा चावल बनाते हैं तो कितना खिला खिला रखता है। जैसे का चावल भी कई तरह, कोई खिचड़ी वाले चावल होते हैं, ठीक, खीर वाले चावल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्मल चावल आप लोगों को, पुलाव वाले चावल अलग। तो ये सारी अलग अलग वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलती है। काफ़ी एक तरीके से बनाने के तरीके भी अलग होते हैं, इनको आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये यूटी, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है बासमती राइस। मैं नॉर्मल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ में कंपेयर मत करना। ये वाइडली कंज्यूम किया जाता है हमारे देश में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। 2019 में इंडिया ने अकाउंट किया 65% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन बासमती, जबकि पाकिस्तान ने है जो रिमेनिंग जो है 35। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाइए, मतलब टोटल 100% जो बासमती है दुनिया में जहाँ जहाँ भी जा रहा है चावल, या तो इंडिया का होगा या फिर पाकिस्तान का होगा। यानी कि दो ऐसे देश हैं बासमती चावल को बेचने वाले सबसे ज़्यादा, कौन है, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की लड़ाई भी हो रही थी इसको लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारा इसका स्टैंडर्ड जो तैयार करना है वो काम किसको दिया गया है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसको, FSSAI को। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को बोला गया कि इसका स्टैंडर्ड तैयार करो। तो यहाँ पर ये नोटिफाई किया जा रहा है इसका स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए। तो इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और इसी के साथ में एम ये है कि फेयर प्रैक्टिस हो बासमती का जो व्यापार हो उसको लेकर। तो इसके चलते स्टैंडर्ड क्या रहेंगे कि नेचुरल फ्रेगनेंस जो उसके अंदर रहती है, उसका कैरेक्टर है बासमती चावल का, उसके अंदर एक प्यारी सी खुशबू आती है, ठीक है। इसी के साथ में कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए,
इसी के साथ में इसका जो साइज है उसको देखना पड़ेगा, क्या उसके साथ में कुछ ऐसा नहीं कि क्या क्या कंडीशन हो रही है उसको पहले और बाद में, नहीं भिगोने के बाद में, पकाने के बाद में, वो सारी चीज़ें। तो एक नेचुरल प्रोसीजर में चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ें ले जाकर बेचते हैं, सबसे गलत चीज़ क्या रहती है कि हमारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि इसके अंदर तो ये कमी है, उसके अंदर तो वो कमी है। तो मतलब किसान जो है इतनी मेहनत कर 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 खेतों में सामान उगा रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब ये जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारी इंसल्ट होती ही वहाँ पर नजर आती है कि यार ये इंडिया का है, सही स्टैंडर्ड का नहीं है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे किसानों की भी इंसल्ट होती है। तो क्यों ना हम पहले ही अगर प्रोडक्ट कोई बेचना है तो वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें कोई कमी ना हो, उस तरीके से लेकर जाना है। अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश की कप सिरप जो है अफ्रीकन कंट्री में बेची गई, तो उसकी वजह से कितनी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई। तो ये उस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, पर इंडिया के बारे में सब जानते होंगे, यार इंडिया की कंपनी थी, उसने यहाँ पर ये आकर बेचा और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। समझ रहे हैं कि बेइज्जती किसकी हो रही है? बेइज्जती भाई साहब देश की हो रही है। तो ये थोड़ा सा सोच के काम करना है हमें, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें लेकर जाएं तो कम से कम देश का इज्जत रखें, उसको समझें, उसके बाद में कोई काम करें। इसको देखने वाली बॉडी कौन सी है? तो एक बॉडी भी आप लोगों की यहाँ पर कवर हो रही है, यह है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अगर फूड सेफ्टी के बारे में बात करें। ये खासकर फूड के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बी सकल मूवी देखी है? किस किस ने देखी है? देखी होगी, मैंने बात की थी पहले उसके बारे में, और टेलीग्राम पर जैसे मैंने बताया था शेयर की थी। अगर नहीं देखी है तो देखना और घर वालों को भी दिखाना, आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे कि कैसी कैसी गंदगी जो मिलावट की जाती है। जो बाहर जाते हो ना मजे में खाते हो, यार ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, बाहर जाया करो तो बस अपना नॉर्मल चीज़ें खाया करो, जैसे फल फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें थोड़ी सी जो ठीक ठीक लगती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ें खाओ, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट देखने को मिलती है ज़बरदस्त तरीके से। ये स्टैब्लिश की अभी एक न्यूज़ और निकल कर आई थी कि 15% सब स्टैंडर्ड का सामान मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये तो खुद गवर्नमेंट की एजेंसी बोल रही है। अब लोग खुद सोचो मिलावट का और कितना सामान होगा। तो ये ध्यान रखा करो। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आते हैं क्योंकि हेल्थ के बारे में बातें कर रही है। इस्टेब्लिश की गई थी एक एक्ट के थ्रू जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्यारी बात क्या है यहाँ पर कि हमारे देश में खाने का स्टैंडर्ड कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बताने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो एक स्टैट्यूट यानी कि जो कानून पास कर कर बनाई गई है। तो 2006 में कानून पास कर कर बनाई गई। ये रेस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ और रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फूड, कि कैसा कैसा फूड कहाँ कहाँ पर कैसे मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश में 5 स्टार रेटिंग दी जा रही है रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो वो काम भी यहाँ पर यही अथॉरिटी करती हुई नजर आ रही है कि खाने का स्टैंडर्ड जो है वो देश के अंदर बना रहे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ यार हमेशा जब भी खाना खाना है, खासकर अगर बाहर जाते हो, या तो अपना घर से पैक करवा के लेके जाया करो, या फिर बाहर जाते हो तो फल फ्रूट्स खाओ, जूस वगैरह पियो। इसके अलावा वैसा खाना मत खाओ। जूस की जगह मैं तो बोलूँगा कि फल फ्रूट्स ही खाओ, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को एक तरीके से साधु महात्मा बना रहा हूँ। एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा लगता है कभी कभी तो आपकी बातें सुन के जैसे बिल्कुल साधु महात्मा बन जाएंगे हम आपसे, आपके कांटेक्ट में रह के यार देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं साधु महात्मा बना रहा हूँ, पर हाँ मेरा पूरा पर्पज़ ये रहता है कि आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर रहे। क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो फिर ना आप लोग पढ़ पाओगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो कहीं जंग की जगह नहीं जाओगे, और वैसे भी ज़िंदगी में परेशान फिर देखने को मिलती है ज़िंदगी, ठीक है। तो उल्टे सीधे कोई चिप्स खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, खा लो कभी कभी, 1 महीने में 1 बार खा लिया चलता है इतना, ठीक है। पर लेकिन उसको अगर आप लोग रूटीन में बना लो कि हाँ यार उसको तो हर हफ्ते में 2-2 3-3 बार खा रहे हो, तो यार वो तो यार अपना खेल खेलेगा फिर आप लोगों के शरीर के साथ में, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इनिशिएटिव कैसे हैं? जैसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया गया ताकि यहाँ पर कई सारे पैरामीटर को चेक कर कर प्रॉपर खाने के ऊपर ध्यान दिया जा सके। ईट राइट अवार्ड दिया जा रहा है ताकि एक तरीके से सेफ्टी और हेल्थी के ऊपर फोकस किया जा सके। ईट राइट मेले लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है मेले में आके फिर गाना गाए, मेला दिलों का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग उसके बारे में ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और ना ही उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो एक एक बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो क्या क्या चल रही हैं, क्यों इसका स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बासमती राइस क्या है, तो ये सारी बातें हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के अटेम्प्ट करवाऊंगा जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी के भी हैं और दोनों हैं मिक्सअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक एक कर देखते हैं, ध्यान से अटेम्प्ट करना। 2019 में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
कि अमंग द फॉलोइंग विच बात की जा रही है कि जो नीचे कंट्री दे रखी है तो विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तो समझ सकते हैं आप लोग, इंडिया, चाइना, म्यांमार और यहाँ पर वियतनाम। तो चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड वियतनाम। तो ऑप्शन क्या है? एक्सपोर्टर की बात की जा रही है, प्रोड्यूसर की बात नहीं की जा रही है, पर लेकिन यूपीएससी हमेशा साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चाइना का ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? तो मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, जो मैंने रबी खरीफ और जायद जो बेसिकली उसके बारे में बात की थी, जायद खरीफ के, वो स्लाइड पूरी आप लोगों की यहाँ पर काम आ जाती है। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और वीट। अभी मैंने क्या बताया, जो राइट और वीस को अगर आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है खरीफ क्रॉप के बारे में। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को। खरीफ क्रॉप है राइस, रबी क्रॉप है यहाँ पर वीट, ठीक है। यानी कि गेहूं से रबड़ी बनाई जा रही है, ऐसा आप लोग याद रख लेना, याद रखने के लिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही मैंने याद किया था इसको। तो यहाँ पर अब देखिए आप लोग, जैसे कि राइस क्या हो गया, यानी कि गेहूं क्या हो गया, गेहूं से रबड़ी बनाई जा रही है, रबड़ी मतलब रबी क्रॉप। तो यहाँ पर खरीफ तो है नहीं, तो चौथा ऑप्शन आप लोगों को खत्म हो गया। जैसे ही चौथा ऑप्शन आप लोगों ने काटा तो 2 ऑप्शन आप लोग कट गए सीधे सीधे, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ढंग से करना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सी हो जाते हैं। यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है ना यार, वो आप लोग को इस तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं देता कि आप लोग जो है आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। यूपीएससी का टारगेट ये रहता है कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं, अगर पेपर उठाकर देखोगे उसमें वो क्वेश्चन रहते हैं कि सब अटेम्प्ट कर लेंगे, सबको लगता है वाओ क्या तैयारी हो रखी है, ठीक है। पर लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग 30 से लगभग 45 के बीच में जाएंगे, तो कुछ कुछ बेसिक अच्छी नॉलेज होगी तो ही आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे ऊपर जाओगे तो आप लोग की कॉमन सेंस इस्तेमाल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पैटर्न रहता है यहाँ पर यूपीएससी का, इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी को एक अच्छे तरीके से देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बोला जा रहा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी हाँ, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 2008 में। जी हाँ, 2008 में स्टैब्लिश की गई थी और प्रमोट करती है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये बोला गया कि सुपरविजन करती है और रेगुलेट करती है, एक अच्छा खाना लोगों तक पहुँचे। करेक्ट और इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी में आप लोगों के हिसाब से क्या सही आंसर है आप लोग बता दो, मैं उसी में अपनी आत्मा संतुष्ट कर लूँगा, तृप्त कर लूँगा, ठीक है। सही आंसर क्या है? सी है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। खुद देखो यूपीएससी ने अपने आप भी क्वेश्चन पूछ लिया इस बॉडी से, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी क्यों पढ़ा दी सर, ऐसा लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा बात बता दी फालतू की, ठीक है। यूपीएससी खुद क्वेश्चन पूछ चुकी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है वो रिप्लेस करके बेसिकली एक तरीके से रिप्लेस करके बनाया प्रिवेंशन ऑफ द फूड अल्ट्रेशन, जो एक्ट था 1954 का, ये बोला गया। फूड सेफ्टी जो है और उसी के साथ में जो उसका स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंदर में आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ, जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड द सर्विस इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही आंसर क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4, 1 ओनली, बोथ या फिर नन। तो ये है सही आंसर आप लोगों का ए, ठीक है। ये इसको रिप्लेस कर बनाया गया। पहले था प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए था, तो ये बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में ये नहीं आती है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने ही आप में एक पावरफुल बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग ले जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, पर लेकिन क्वेश्चन ऐसा कतई नहीं रहेगा कि आप लोग उसका आंसर ही न कर पाए अगर बेसिक नॉलेज होगी तो। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, पर थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल हो गया है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखेंगे। यानी कि एक पूरा खरीफ क्रॉप के बारे में पूछ लिया और बोल रहा है कि एरिया जो है कल्टीवेशन का बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। जवार के कंपेयर में कौन सी ऑयल सीड वगैरह ज़्यादा है, फिर जवार ज़्यादा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर कैन। तो बेसिक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप लोगों को एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिएगी। तो ये चार्ट है इसके लिए जो आप लोगों के सामने है, ये सारी बातें बता रहे हैं और आंसर यहाँ पर इसका ए हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करते, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वो सबके लिए आता है, ठीक है। तो उसको ये सोचकर समझो कि हाँ अटेम्प्ट कर देखो, एलिमिनेट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लिया करते, आगे बढ़ा करते हैं एग्जाम के अंदर में। तो हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि हमारे देश में इनिशिएटिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बासमती राइस के बारे में, स्टैंडर्ड क्या तैयार करने की बात की जा रही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इसके ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, रबी खरीफ और जायद खरीफ, राइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिनेरियो है राइस को लेकर,
एक तरीके से यार हमारे देश का कहाँ कहाँ राज्य में कहाँ कहाँ पर है, विदेशों के अंदर में कहाँ कहाँ पर है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को एक एक कर कर मैंने सारे अटैम्प्ट करवा दिए। इसी के साथ में कोई कन्फ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का बहुत ही डिटेल में, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। ओके बता दिया करो जहाँ पर कोई डाउट हो, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है। फीलिंग अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है, तो बताना ज़रूर। आगे यहाँ पर बात की जा रही है कुछ नेशनल न्यूज़ की। एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, डायरेक्ट पूछ लें आप लोगों से कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल जो काउंसिल है ITC, उसके द्वारा अभी फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है कहाँ पर होने जा रही है? तो ये ब्रसेल्स के अंदर में होने जा रही है 16 मई को, यानी कि आज ही के दिन। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ब्रसेल्स जो है वो किस पर्टिकुलर देश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल सिटी है केरला की, वहाँ पर 5वें नंबर का ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल GAF 2023 आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 से लेकर 5 दिसंबर तक का, जो कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल की बात की जा रही है, ना कि हमारे देश की आयुर्वेदा के बारे में बात की जा रही है ओनली, यानी कि ग्लोबल लेवल की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। भोपाल जो है वो कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की, पहली सिटी देश के अंदर में बननी जा रही है जो कि अपना लोकल वर्जन बेसिकली इंप्लीमेंट कर रही है UN के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए उसके। तो वॉलेंट्री लोकल रिव्यू, ये जिसको VLR आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके तहत में यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ताकि ग्लोबल को लोकल में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंजाबी लोग जो हैं अपना खुद का आज की डेट में वो क्या कहते हैं मोमोज बना देते हैं, उसके मोमोज के अंदर में स्टफ डाल के मोमोज को फ्राई करके, ठीक है, एक अलग ही लेवल का मोमोज बन जाता है। तो वो क्या हो गया, मतलब एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट था उसको लोकल बना दिया अपना तड़का लगा के। ऐसी चाउमीन हमारे देश में बनती है आज की डेट में। चाइनीज़ भी आए तो खाए तो मतलब एक तरीके से सर हमारे दीवार में कि ये क्या बनाया था हमने, और ये देखो क्या बना दिया है। अच्छा ही है, उनसे बेकार नहीं है, ठीक है पर लेकिन खाना मत ज़्यादा। ओके, इंडिया के अंदर में एम्बिशियस जो गोल है अचीविंग 30% सेल पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2030, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसी के अंदर बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली मतलब एक तरीके से हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफ़ी फोकस है, और यहाँ पर रिट्रोफिटमेंट इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली चीज़ को लेकर चल रही है आगे, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके इंटरनल कंबस्शन इंजन को इलेक्ट्रिक बेसिकली इंजन में। सोचो सारे जितने भी इंटरनल कंबस्शन इंजन है अगर उनको बस अंदर से रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में बना दी जाए तो कितना आसान रहेगा, लोगों का पैसा बच जाएगा, और ये हाहाकार जो मच रहा है तो इसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ होगा तो मजा आएगा। आप लोगों की क्या है, हाँ या फिर ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर शरद पवार के द्वारा अपना रेजिग्नेशन जो है वो वापस ले लिया गया है, क्योंकि मैंने बोला था एक दिन की रेजिग्नेशन दे दिया गया है वो पार्टी के चीफ से, पर लेकिन फिर से यहाँ पर वापस ले लिया गया है। नए किंग जो हैं वो पूरा अपना ना एक तरीके से साजो सैज के साथ में किंग्स चार्ल्स जो 3rd है वो अपने थ्रोन पर बैठ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या चीज़ चलती है। बाकी कॉमनवेल्थ के नेशन भी हैं जो कि यहाँ पर उनको सेलिब्रेट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आप लोगों ने बेसिकली ना आयरन मैन के बारे में सुना है, मिसाइल मैन के बारे में सुना है, अपने देश के मिसाइल मैन, वोटर मैन के बारे में सुना है, यहाँ पर फ्रॉग मैन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किसी न किसी एरिया में इंसान का इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पर इनका इंटरेस्ट इस एरिया में आया। ठीक है, तो इनका नाम है यहाँ पर सत्यभामा दास बासु। ठीक है, तो बीजू छोरी। तो इनको बेसिकली यहाँ पर अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एक कभी प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसके लिए यहाँ पर चुना गया है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रेडक्लिफ फेलोशिप। ठीक है, तो ये अपने देश की पर्सनैलिटी है जिन्होंने किसके ऊपर काम किया, फ्रॉग्स के ऊपर काम किया, इनके मेंढक के ऊपर काम किया। ठीक है, आप लोग सोचो क्या क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी आप लोग इतना काम कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अभी इंस्टीट्यूट किया गया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में खगोल जो होता है बेसिकली एक तरीके से उसके फील्ड में यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाती है, तो उसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। यानी खगोल शास्त्रियों को ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो जयंत यहाँ पर नार्लेकर जो है उनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर बात करें पोर्चुगल, यानी कि पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से चलकर हमारे देश में आया। यहाँ पर यूथनीजिया को लीगलाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पर कानून बना दिया है। हालांकि अपोजिशन की जो पार्टी है वो यहाँ पर इससे खुश नहीं है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कानून यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश में पैसिव यूथनीजिया अलाउ है कहीं ना कहीं किसी हद तक एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में, ऐसा नहीं कि हफड़ा तफरी में कोई भी कर सकते हैं।
तो ये अभी बात की जा रही है पोर्चुगल के बारे में, ठीक है। मोरक्को लोकस्ट, लोकस्ट यानी कि टिड्डी, ये अभी अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर वैसे ही गेहूं का अच्छा खासा एक कमी रहती है, तो वहां पर उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो उनकी फूड सिक्योरिटी और बर्बाद हो सकती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वॉर्न किया गया है, यानी कि कंगाली में आटा गीला, तो वही हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली प्रूव किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कोल माइन, जो यहाँ पर फर्स्ट अप्रूवल है जब से यहाँ पर इलेक्शन होकर आए। क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में वैसे बात की जाती है, ये सुधारेंगे वो सुधारेंगे, पर लेकिन अलग ही चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में यूनियन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, एक हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका नाम रखा गया सक्षम, ठीक है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। इसी के साथ में माइक्रो फाइनेंस जो यहाँ पर लेंडर के बारे में बात की जा रही है, काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर जब भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात आती है। एक बेसिक जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फाइनेंस लेंडर होते हैं वो यहाँ पर एक हेल्प प्रोवाइड मिल जाती है जिनके पास में पैसा नहीं होता है उनको, तो ये एक अच्छी तरीके से आप लोग चीजों को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी निकल कर आती है। तो उसी के चलते जो फंडिंग की बात की जा रही है इन द लाइफ ऑफ पाली कर्मा सहायक, ये फाउंडेशन है इन बांग्लादेश, उसी के पैटर्न पर यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है कुछ क्विज के क्वेश्चन, देखता हूँ कौन से आंसर देता है और सारे क्वेश्चन को ऐड कर बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। कौन बनेगा छोटू करोड़पति है यहाँ पर, ये बोला गया कि विच स्पेस एजेंसी एसोसिएटेड विद द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट के साथ में, तो IAEA, CERN, ANAEM, इसी के साथ में यहाँ पर CADARACHA, ठीक है। तो ये कई सारे नाम है यहाँ पर, इनका कौन सा नाम सही है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल गर्ल्स इन द ICT डे 2023, एक्सपेंड होराइजन, चेंज एटीट्यूड, साइंस एंड डिप्लोमेसी, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, एक्सेस एंड सेफ्टी। सही आंसर क्या है? रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, प्रमोटिंग मिलेट्स इन द डाइट्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? नीति आयोग, FAO, IFAD या फिर WHO? सही आंसर आप लोगों को बताना है। वैसे घर की बात है तो कोई घर का ही आदमी कर रहा होगा, ठीक है। वाशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बताना है कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन एक बायलैटरल एग्रीमेंट है यहाँ पर, जो कि USA ने किस देश के साथ में साइन किया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसी के साथ में जो है बेसिकली साउथ कोरिया या मेक्सिको। सही आंसर क्या है ये बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने छोटा सा एक CSAT का, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। तो आंसर आप लोगों को बताया जाएगा, उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सतकोशिया जोश, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा के अंदर में महानदी है, आप लोगों को पहले भी कई बार बताया महानदी के, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकेटेड है यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है यहाँ पर। न्यूज में क्या आया था रिसेंटली अभी, क्योंकि इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन दे दिया गया था, स्टेब्लिश किया गया था 1976 में एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर जी एक तरीके से जो अगर बात करें तो जियोलॉजिकली सतकोशिया जो है ये पार्ट है ईस्टर्न घाट का, ठीक है। वैसे अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर जो काफी इंपोर्टेंट एरिया है, ईस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं बताना। ये सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेटू फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सतकोशिया जो है वो यहाँ पर ये काम करता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जब पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजियाना कतई नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग देखना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है किसके द्वारा, यहाँ पर ये फ्यूचर जो सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो CERN का नाम आप लोगों ने सुना है कई बार, पहले भी इसके बारे में बात की जा रही है, आज फिर से न्यूज में आया है। इसको बोलते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है। तो देखते हैं कैसी चीजें आगे निकल कर आती हैं। काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि स्टार्ट किया गया था 2008 में, पहले 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये नहीं सो गया था फिर से न्यूज में आया उठ गया, तो ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बात की जा रही है जो गर्ल्स के लिए डे की डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, क्योंकि आज की डेट में अगर लड़कियों को डिजिटली हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मिलेट्स के बारे में बात करें, मोटे अनाज के बारे में बात करें, तो हमारा नीति आयोग ही बात करेगा। इंटरनेशनल लेवल पर तो बाद में बातें होंगी, जब हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो फिर यहाँ पर इसको ढंग से आगे लेकर चला जाएगा। इसलिए 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स डे ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया रहे, इंडिया ने एफर्ट डाला यहाँ पर। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ कोरिया और USA के बीच में, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है वो अभी सामने निकल कर लाया
ये खतरनाक क्यों है और न्यूज में क्यों है? यूएसए ने ये बोला है कि साउथ कोरिया अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा और यूएसए उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अगर कल को नॉर्थ कोरिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके ऊपर दाग दो इसको, ठीक है। मतलब माहौल बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में देखो क्या होता है। आंसर यहाँ पर सी का, अच्छे से आप लोग इसको देखना। बाकी आप लोगों को अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोग का रही आज पिक्चर, एक बच्चा कह रहा है रोज दिखा दिया करो सर, एक लोकेशन डेली याद कर लेता हूँ मैं। लगे रहो मुन्ना भाई। आइए अंग्रेजी कुछ शब्द सीखते हैं, इसी के साथ में आप लोगों की अंग्रेजी इंप्रूव होगी। यहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। अगर आप लोग रियलिटी में इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। जैसे कई बार कहते हैं पर्दा डाल लेना, ठीक है। कई बार कई तरीके से बेइज्जती की तरीके से भी इसको लेता है। अगर देखा जाए तो सोसाइटी में महिलाओं को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक तरीके से बाहर जाना है तो पर्दा डाल के जाना। ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने अगर द केरला स्टोरी देखी है तो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक दिखाई गई है। कहीं ना कहीं महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पर कई बार एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, ठीक है। उसको सेक्स स्लेव की तरीके से कई बार रखा जाता है, ठीक है। तो अंडर स्टेट है यहाँ पर, यह है पर्दा डालना, मतलब एक तरीके से नीचा दिखाना बोलते हैं, एक तरीके से आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शब्द है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर यस वे, यानी कि बोलबाला, यानी कि एक तरीके से कई बार ना कई सारे इंसान होते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है कई एक तरीके से कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बोलते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ को बोलकर, या फिर एक तरीके से बोलबाला मतलब एक तरीके से जिसका नहीं बोलबाला चलता है, जिसके कहते हैं कि किसी इंसान का इस एरिया में बोलबाला चलता है, तो वो वाली बात है। तो बोलबाला वैसे बोलने वाला नहीं, वैसे बोलबाला कि उसका प्रभाव है इस एरिया में, असर है भाई साहब इस इंसान का, ये उस इंसान में इसकी चलती, इस एरिया में इसकी चलती है, ठीक है। ट्रोव क्या होता है? भंडार, किसी भी चीज़ का भंडार आप लोग बोल सकते हैं, संग्रहालय, खजाना। तो कुछ भी मिल जाता है कि हाँ इसका ट्रोव मिल गया, इसका भंडार मिल गया, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये है डेलीरियस। ये क्या होता है? एक तरीके से ये होता है एक तरीके से ना बड़बड़ाना बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से भ्रांतचित बोल सकते हैं। कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब रहने वाला इंसान, ठीक है। एक तरीके से सही अपने माइंड को सही से इस्तेमाल न करने वाला इंसान, हड़बड़ाहट में रहने वाला इंसान, तो ये भी एक गलत तरीका होता है लाइफ का, पर्सनैलिटी का अगर बात करें तो जो भी जिंदगी में करना है शांत स्वभाव से करना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इनकॉर्पोरियल, ये है निराकार, जिसका कोई आकार न हो, ठीक है, अभौतिक, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, जिसका कोई शेप न हो, ठीक है। तो मटेरियली बोले तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कई बार गॉड के बारे में बोल देते हैं ऐसा आप लोग कई बार, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ शब्द, इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करना। देखता हूँ कितने सेंटेंस फॉर्म करते हैं, आधे बच्चे इसके भी ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो सोचो वो कितना आगे आप लोगों से निकलेंगे। आप लोगों को देखना है यार, आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है और कैसे कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। बाकी लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।